होने लगी। आखिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि इसका सबसे बड़ा फायदा यूरोप के पोप ने उठाया और यूरोप के क्रिश्चियंस को जमा करके मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। लेकिन फलस्तीन खो देने के बाद भी बिल्कुल आज की तरह मुसलमान लीडर्स को कोई परवाह नहीं थी। फलस्तीन दोबारा फतह करने का ख्वाब मुसलमान बादशाहों से ज्यादा उस जमाने के स्कॉलर्स के दिलों में था, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था इमाम इब्ने अस्साकिर, जो इतने बड़े स्कॉलर थे कि उनकी सिर्फ एक किताब के 70 वॉल्यूम्स हैं। इमाम इब्ने अस्साकिर दमिश्क के स्टूडेंट्स को इस्लाम की हिस्ट्री सिखाया करते थे और उन्हें बताते रहते थे कि एक दिन मुसलमान फलस्तीन दोबारा जरूर फतह करेंगे। इमाम इब्ने अस्साकिर के इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक ने आगे जाकर फलस्तीन फतह भी किया, जिसका नाम था सलाहुद्दीन अयूबी, जो 2 लाख की फौज लेकर फलस्तीन को दोबारा फतह करने के लिए रवाना हुआ। बाय द वे, जब सलाहुद्दीन फलस्तीन की तरफ जा रहे थे, उसी दौर के बगदाद में एक बहुत ही अजीब किताब लिखी गई जिसका नाम था फजाइले यजीद। इस किताब में यजीद को इस्लाम के एक बहुत बड़े हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया था और ऐसा दिखाया गया था कि यजीद से ज्यादा नेक इंसान तो कोई है ही नहीं। और ये किताब इतनी फेमस हुई कि कुछ मुसलमान वाकई में यजीद को इस्लाम का हीरो मानने लगे। लेकिन जैसे ही इस किताब की खबर उस वक्त के सबसे बड़े सुन्नी आलिम इमाम इब्ने जोजी तक पहुंची, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर मुसलमान यजीद को इस्लाम का हीरो मानने लगे। जिसके बाद इमाम इब्ने जोजी ने यजीद की हकीकत दुनिया के सामने रखने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी किताब लिखी और यजीद को हमेशा के लिए एक्सपोज कर दिया। अब जब यहाँ ये सब हो रहा था, वहां सलाहुद्दीन अयूबी ने आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया और मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा लहराया, जिसकी वजह से आज तक सलाहुद्दीन को पूरी दुनिया याद करती है। Warrior Saladin conquered the Crusaders. अब सलाहुद्दीन की इस फौज में भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, इमाम इब्ने असीर, जिन्होंने लड़ने के साथ साथ इस्लाम की हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी। और ये है उनकी किताब जिसमें उन्होंने सलाहुद्दीन की जंगों के साथ साथ इंडिया पर हमला करने वाले पहले मुसलमान बादशाह की कहानी भी लिखी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। मतलब इब्ने असीर के दौर में मुसलमान फलस्तीन, इंडिया, हर तरफ सिर्फ जीत रहे थे। लेकिन इस किताब के बिल्कुल आखिर में मुसलमानों की असल तबाही का वक्त शुरू होता है और मुसलमानों को तबाह करने वाले बादशाह का नाम था चंगेज खान। सलाहुद्दीन अयूबी के कुछ ही अरसे बाद चंगेज खान मंगोलिया से मुसलमान इलाकों की तरफ बढ़ने लगा और एक एक करके हर मुसलमान सिटी को जलाने लगा। और ये इलाके फतह करते करते आखिर चंगेज खान का पोता हलाकू खान इस्लामिक गोल्डन एज के सेंटर बगदाद तक पहुंचा। कहा जाता है इस वक्त इस्लामिक गोल्डन एज इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग साइंस और नॉलेज को छोड़कर एक दूसरे के साथ अजीब अजीब बातों पर बहस करते थे। मतलब जब हलाकू खान तेजी से बगदाद की तरफ बढ़ रहा था, बगदाद के अंदर मुसलमानों की ये बहस चल रही थी कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसी रोटी खाया करते थे, और ऑफ कोर्स शिया सुन्नी की आपस की बहस। और जब मुसलमान आपस में इन बहसों में बिजी थे, हलाकू खान की फौज बगदाद में दाखिल हुई और शिया सुन्नी को देखे बगैर सबको मुसलमान समझकर सबकी गर्दनें उड़ा दी। कहा जाता है हलाकू खान ने बगदाद में इतने मुसलमान मारे थे कि बगदाद के दरिया का कलर मुसलमानों के खून की वजह से कई दिनों तक बिल्कुल रेड था। और आखिर सबको मारने के बाद हलाकू खान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम के दरवाजे तक पहुंची और उसे आग लगाकर उसकी सारी किताबों को दरिया में फेंक दिया। और ये इतनी ज्यादा किताबें थी कि इन किताबों की इंक की वजह से अब बगदाद का दरिया रेड के बजाय कई दिनों तक ब्लैक कलर का हो गया। और फिर हलाकू खान ने बगदाद की सारी पेपर बनाने की फैक्ट्रियों को आग लगा दी और इस तरह इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गई और मुसलमानों की 400 साल की मेहनत बगदाद के दरिया में बह गई। और मुसलमान इतने कमजोर हुए कि मुसलमान स्कॉलर्स के पास भी लिखने के लिए